न्यूट्रिएंट्स के अंदर में आता है मिनरल्स और विटामिन्स। तो विटामिन्स कवर हो गया। अब मोस्ट कॉमन क्या है मिनरल्स में? कैल्शियम, आयरन। कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है इसके बारे में ये कहा गया है कि 1.5 से 2% जो है बॉडी वेट होता है इसका। बॉडी वेट का 1.5 से लेके 2% तक कैल्शियम होता है, समझ गए? यानी हमने एक रेफरेंस मैन का जो वेट बताया था, कितना बताया था? 60 किलोग्राम अगर लेते हैं तो इसका हम 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.2 ग्राम, यानी 1200 मिलीग्राम के लगभग में जो है 160 किलोमीटर एक रेफरेंस मैन का जो है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक रेफरेंस मैन के अंदर कितना कैल्शियम, टोटल कैल्शियम होता है, तो आप झट से 1.2 ग्राम में है तो ग्राम में, मिलीग्राम में है तो मिलीग्राम में, ठीक है। इसका जो है इसका मोस्ट ऑफ द परसेंटेज किसमें, कहाँ पे पाया जाएगा? बॉडी के कौन से पार्ट में? बोन्स में पाया जाएगा। लगभग 98% जो बताते हैं कि बोन्स में ये होता है। उसी तरह से ब्लड का कैल्शियम लेवल, ये आप जब प्रैक्टिस में आएंगे तो बहुत इजी भी है, आप लोग करवाते भी है सीरम कैल्शियम। तो कितना होता है सीरम कैल्शियम लेवल जो होता है? 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये एक रेफरेंस है, यानी इतना तक होना चाहिए। अगर इससे कम होगा, 8 से 9 से कम हो जाता है तो कैल्शियम की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी। फिर उस डेफिशिएंसी की वजह से आपको जो उसकी बीमारियां हैं, यानी हड्डी कमजोर हो जाएगा, मसल्स क्रैम्प होंगे। अगर डिफिशियंसी होती है तो इसकी कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है? हड्डियां कमजोर होती है, क्योंकि 98% हड्डी इसी से बना हुआ है, तो हड्डी कमजोर हो जाएगा, मसल्स में क्रैम्पिंग आ जाएगी। और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, क्योंकि कैल्शियम जो है साल्ट का भी पार्ट है, तो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस भी हो जाएगा आपको। इसीलिए कहा गया है कि इसकी जो डेली इंटेक है, कितना होना चाहिए डेली इंटेक? लगभग 400 से 500 मिलीग्राम फॉर एडल्ट। एडल्ट के लिए कहा गया है 400 से 500 मिलीग्राम पर डे। इसी वजह से एक कैल्शियम टेबलेट भी जनरली इसी स्ट्रेंथ का आता है। आप जो मार्केट में अगर कोई भी कैल्शियम टेबलेट खरीदेंगे तो जनरली आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ट्राइसल्फेट, कैल्शियम इस तरह के जो आते हैं तो वो जनरली 500 मिलीग्राम के ही होते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं कि 100 हो जाए, 1 ग्राम के हो जाए, आते हैं 1 ग्राम वाले भी। तो ये जो है आपका डेली रिक्वायरमेंट ये है। ये डेली रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा, सपोज कीजिए अगर 1 लीटर आप दूध एक दिन में पीते हैं तो कितना मिलेगा कैल्शियम? 1 लीटर में दूध आधा लीटर अगर कोई दूध पी लेता है तो मिलीग्राम, हाँ, यानी 1200 मिलीग्राम या 1.2 ग्राम, है ना। अब डेली रिक्वायरमेंट हमने बताया था 400 से 500 मिलीग्राम। तो अब आधा लीटर दूध अगर कोई पी लेता है तो उसकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, हुई ना। तो कोई बंदा जो है या कोई बच्चा जो है अगर दूध रेगुलरली ले रहा है तो उसको डिफिशियंसी नहीं होगी, ठीक है। किसमें क्वेश्चन पूछता है? रिचेस्ट सोर्स सबसे ज्यादा किस में मिलता है? कैल्शियम का सबसे रिचेस्ट सोर्स जो है वो है मिलेट। ये आता है क्वेश्चन में, इसको रागी बोलते हैं। साउथ इंडिया में रागी का बहुत आइटम मिलता है, रागी बॉल, रागी मुद्दे, बहुत वहाँ नाश्ते में लोग शौक से खाते हैं। और पहले जो हम लोग जो गरीबों में ये माना जाता था कि रागी हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब गरीबों का, यानी मोटा अनाज बोलते हैं, मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, गरीबों का अनाज है ये। लेकिन आज के दौर में हर डायबिटोलॉजिस्ट जो है इसको प्रिस्क्राइब करता है, और बहुत जो बड़े बड़े मॉल वाले हैं इसको बस थोड़ा सा सॉर्टिंग करके साफ आप करके 600-700 रुपये किलो बेचते हैं, जबकि 20 रुपये 30 रुपये गेहूं के बराबर का रेट है इसका। आप मार्केट में अगर जाएंगे ओपन मार्केट में तो आपको गेहूं के बराबर का रेट है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो खुद से लीजिए, उसको सॉर्टिंग कीजिए। उसी तरह से जौ है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। मार्केट में आज देखिए जो दलिया मिलता है आपको, कभी भी ये मार्केट में आपको जौ का दलिया नहीं मिलेगा, वो व्हीट का दलिया मिलेगा। आप समझ रहे हैं आप दलिया खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में दलिया तो नहीं खा रहे हैं भाई। व्हीट का दलिया खा के क्या फ़ायदा, उससे अच्छा रोटी खा लेना। उस व्हीट का दलिया के नाम पे भी वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। उसमें होता क्या, सिर्फ व्हीट को क्रश करके डाल देते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारे यूनानी में जो दलिया बताया गया वो जौ का बताया गया, और जौ की बहुत बड़ी अफादियत है, समझ गए। उसी तरह से जौ के पानी की बड़ी अफादियत है। क्या बोलते हैं उसको यूनानी में? माउशईर। 10 फायदे हैं उसके, बताए ना, बपरात में उसके 10 फायदे हैं, तो पढ़िएगा।
माउथ शरीर बहुत अच्छी चीज़ है। और जिसको बार्ली वाटर बोलते हैं, मॉडर्न में बार्ली बोलते हैं, बार्ली वाटर मिलता है। पहले हम लोग छोटे थे तो याद है कि हर दुकान में बार्ली मिलता था, आज भी मिलता है, बहुत कम मिलता है। बार्ली पाउडर का चलन अब नहीं है। पहले बार्ली और साबूदाना वो हर कॉमन दुकान में जनरल में मिलता था, वो जब भी बुखार हो वही पिलाना है। आजकल बच्चे नहीं पीते, लेकिन आप मॉडर्न में जाएंगे जो डाइटिशियंस है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। मेरी भतीजी अपोलो में एडमिशन, उसमें मैक्स हेल्थ में एडमिट थी, तो उसको वही बुखार था, सीवियर बुखार नहीं उतर रहा था, उसको वही दिया। क्या है भाई, टेस्ट किया तो वही क्या, तो वो लोग, हम लोग गरीब लोग बेचारे छोड़ दिए, अमीर लोग अपना रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप लोग भी रागी का इस्तेमाल कीजिए। और अगर इसी को क्वेश्चन पूछ लेगा कि फ्रूट में सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस में होता है, तो उसमें आंसर हो जाएगा सीताफल। क्या होता है सीताफल, मालूम है? मेरे से शरीफा ही होता है ना, शरीफा ही को बोलते हैं सीताफल। चलिए, दूसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है आयरन। समझ गया? इसमें जो है रिचेस्ट सोर्स की बात करें तो क्या है? गुड़, जैगरी। जैगरी, गुड़ या जैगरी, ठीक है। पंपकिन सीड और पिस्टेचो, कहीं कहीं पे ये भी लिखता है पंपकिन सीड, और ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता, पिस्ता, पिस्ता में सबसे ज्यादा बताया जाता है, ये ड्राई फ्रूट्स में आयरन होता है। और ये जो आयरन की डेफिशिएंसी भी सबसे मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी है। मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी जो है वुमेन में, क्वेश्चन पूछ सकता है वुमेन के अंदर मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी कौन से एलिमेंट की होती है, तो आयरन की होती है। समझिए, आयरन की वजह से क्या होगा? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं कि कब कहेंगे कि आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए बताइए? 11 से ऊपर से 13 से नीचे मेल, फीमेल, 12 से नीचे। चाइल्ड, ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप कब कहेंगे इससे नीचे होना चाहिए, या फिर 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए, या 11, या बच्चों में भी 11 या 12। उसी तरह से आयरन के कमी को पूरा करने के लिए हर एक पीएससी सीएससी में आयरन टैबलेट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और मुहिम चला के भी। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। IFA क्या होता है? आयरन फॉलिक एसिड, आयरन एंड फॉलिक एसिड का टैबलेट जो होता है, आयरन और फॉलिक एसिड का टैबलेट होता है। कितनी स्ट्रेंथ होती है? 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है। उस टैबलेट में एलिमेंटल आयरन जो होता है 100 मिलीग्राम और 500 माइक्रोग्राम, ये याद रखिएगा, एलिमेंटल फॉलिक एसिड होता है। एलिमेंटल सॉरी, डायरेक्टली फॉलिक एसिड। तो आयरन एंड फॉलिक एसिड का जो टैबलेट होता है ये हर पीएससी में आपको मिलेगा। तो स्ट्रेंथ क्या होती है ये याद रखिएगा, 100 यहाँ मिलीग्राम है, यहाँ पे माइक्रोग्राम, ठीक है। दोनों को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके 0.5 समथिंग आएगा, शायद 0.05 आएगा शायद, देख लीजिएगा 0.05। तो ये होगा। इसका जो है, जो इसके लिए चाइल्ड के लिए भी गोली बनती है, इसका जो है 1/5 स्ट्रेंथ में जो गोली बनती है वो चाइल्ड के लिए बनती है। ये बताया गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान 100 डेज, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने दिन तक आयरन की टैबलेट दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, तो मिनिमम 100 डेज देना है आपको। जितने भी प्रेग्नेंट लेडी पहुंचती है पीएससी सीएससी या एएनएम के पास, वो एएनएम भी उसको, या आंगनवाड़ी वर्कर भी उसको जो है, जो आंगनवाड़ी है वर्कर है, उसको 100 डेज के लिए वो आयरन एंड फॉलिक एसिड मिनिमम एक प्रेगनेंसी पीरियड में 100 डेज।
उसी तरह से बच्चों में जो है हर साल, एक साल में 100 डेज देना है आपको। कब तक? टिल 5 ईयर, बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो जाता। समझ गए? बच्चों में मान लीजिए गोली नहीं दे सकते हैं तो आप उसी उतने ही स्ट्रेंथ का सिरप आता है, ड्रॉप आते हैं, आप उसको दे दीजिए। आइए अब आयोडीन। आयोडीन मेनली क्या है? साल्ट आता है, उस साल्ट के अंदर में ये आयोडीन जो है आपको ये एलिमेंट स्पेशली मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है बताइए? जो जनरली जो नमक होता है, जो पहले खुला नमक मिलता था, उसमें आयोडीन नहीं होता था। उसमें आयोडीन नहीं होता था, तो इसके वजह से क्या होता था कि ग्वाइटर की शिकायत सबसे ज्यादा। आयोडीन डिफिशियंसी से क्या होता है? ग्वाइटर होता है। और कहाँ पे होगा? जनरली हिमालयन रीजन में, जो पहाड़ी इलाके हैं उस रीजन में सबसे ज्यादा ये देखा जाता था। खुद मेरे गाँव में मैंने 6-7 केस देखे। वो एक बेलदार बोल करके, वो हिंदू में फॉर्म है, बेलदार बोलते हैं, नाव वाव चलाते हैं शायद, बेलदार उसी को बोलते थे। उन्हीं में 3-4 लेडी थी, इतने बड़े बड़े थे, इतने बड़े बड़े। तो वही वजह वही आयोडीन डिफिशियंसी, क्योंकि उसका खुला नमक खूब चलता था। तो इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या कहते हैं, आयोडीन डिफिशियंसी ना हो उसको खत्म करने के लिए आयोडीन को साल्ट के साथ में मिला दिया गया। इसी वजह से अब जो साल्ट आता है वो आयोडाइज साल्ट आता है आयोडीन के साथ। क्यों मिलाते हैं? इस वजह से कि ये ऐसा एलिमेंट है, इसकी डिफिशियंसी से न सिर्फ ग्वाइटर होगा, और भी क्या चीज हो सकता है? क्रेटिनिज्म हो सकता है, और क्या हो सकता है? प्रेग्नेंट लेडीज में चाइल्ड ग्रोथ, हाँ, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है चाइल्ड में। मेंटल, पहले तो एबॉर्शन ही होने के चांसेस होते हैं, एबॉर्शन या स्टिल बर्थ। एबॉर्शन और स्टिल बर्थ में क्या फर्क है? कुछ आइडिया है? या अलग है बिल्कुल? मरा हुआ बच्चा पैदा होता है स्टिल बर्थ में। तो एबॉर्शन में भी तो मरा ही हुआ बच्चा होता है। बर्थ तक मतलब उस स्टेज तक पहुंच जाता होगा लेवल, पता नहीं सर, अच्छे से नहीं पता। स्टिल बर्थ बोलते हैं कि जब डिलीवरी 28 वीक के बाद से लेकर के पैदा होने तक, यानी जो फुल टर्म है, पैदा हुआ या फुल टर्म से जस्ट बाद पैदा हुआ और मर गया, यानी मरा हुआ बच्चा फुल टर्म से लेकर के 28 वीक तक जब तक में डिलीवर होगा मरा हुआ बच्चा, उसको स्टिल बर्थ बोलेंगे। और अटेन करने के बाद जब 20 वीक के अंदर में, 20 वीक के अंदर में या 28 वैसे, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है कि एबॉर्शन एक्चुअल में जो होता है वो 20 वीक तक होता है, लेकिन अभी ये 20 से लेके 8 वीक वाला क्या कह रहा है, तो ये भी एबॉर्शन में ही कहलाएगा। 20 से 8 वाला जो है वो भी एबॉर्शन कहलाएगा, लेकिन जो लीगल एबॉर्शन है उसके लिए 20 वीक का टाइम होता है। जो लीगल एबॉर्शन करवाते हैं ना, जो आप लीगल एबॉर्शन है वो 20 वीक से कम होना चाहिए, 20 वीक का होना चाहिए, तभी लीगल एबॉर्शन होगा, वरना नहीं होगा। उसके बाद फिर उसको एबॉर्शन नहीं करवाते हैं, उसको कंटिन्यू करवा देते हैं। तो ये दोनों फर्क है। तो इसमें क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन में बच्चा अपंग पैदा होगा, उसी तरह से एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, क्रेटिनिज्म हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। इसका जो है डेली रिक्वायरमेंट कितना है? डेली 5 ग्राम। अरे बाप रे, तो मर ही जाएगा। 150 mcq माइक्रो ग्राम। कुछ तो पढ़ाया था आप उसमें, पढ़ा वो साल्ट का था, साल्ट का था। साल्ट में और भी सोडियम है, क्लोराइड है, ये आयोडीन का 150 mcg माइक्रोग्राम, यानी 1 चम्मच 1 TSP पूरे जिंदगी के लिए काफी है। यानी पूरी जिंदगी में 1 चम्मच ही आयोडीन की जरूरत पड़ सकती है, उससे ज्यादा नहीं। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 150 माइक्रोग्राम। अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोफाइलैक्टिक मेजर अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ ग्वाइटर। अब कई सारा एलिमेंट देख देगा, तो ये जो है मोस्ट
वाइडली यूज है प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स, यानी सबसे ज़्यादा इसी को प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे, रोकने के तौर पे जो है ग्वाइटर के प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आयोडाइज साल्ट इज द मोस्ट कन्वीनियंट, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मेथड। पूछ लेगा कि मोस्ट कन्वीनियंट, इकोनॉमिक एंड इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल द आयोडीन डेफिशिएंसी। तो क्या होगा? आयोडाइज साल्ट, आयोडीन डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए आयोडाइज साल्ट जो है ये मोस्ट कन्वीनियंट, कॉस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिकल मेथड है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहां पे? इंडेमिक एरिया में। इंडेमिक एरिया किसको बोलेंगे? बताइए। जहाँ पे पूरी पॉपुलेशन को खतरा हो। हाँ, इसका सबसे इंडेमिक मतलब वही जहाँ पे ज्यादातर पूरी पॉपुलेशंस को जो है मोर देन जो आपका आयोडीन है, आयोडीन का जो है या तो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो मेनली जो डिफिशिएंसी की बात होती है, मेनली बढ़ता है बहुत कम ही इलाके में, तो यहाँ पे आयोडीन डिफिशिएंसी की बात हो रही है। और बेस्ट सोर्स क्या है इसका? बेस्ट सोर्स आयोडीन का सी फूड, जितने भी सी फूड है बेस्ट सोर्स। अब सी फूड में ऑप्शन में सारे सी फूड दे देगा, तो उसमें क्या है? कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल सबसे ज्यादा इसी में जो है आयोडीन मिलता है या फिर सी फूड में मिलता है। आयोडीन जो है स्टोर किस में होता है? थायराइड ग्लैंड में होता है ना, जी सर। थायराइड फॉलिकल में स्टोर होता है। किस फॉर्म में? थायरोग्लोब्यूलिन, थायरोग्लोब्यूलिन। ये पूछा जा सकता है कि आयोडीन जो है थायराइड ग्लैंड में किस फॉर्म में स्टोर रहता है? थायरोग्लोब्यूलिन में। तो इसकी जो डेफिशिएंसी मोस्ट आजकल जो मोस्ट कॉमन एक और भी है हाइपोथायराइडिज्म, वो भी एक काउज है। तो ज्यादातर को आप देखिएगा लेडीज को प्रॉब्लम होती है हाइपोथायराइडिज्म, तो उसमें भी ये है कि आयोडाइज्ड साल्ट जो नहीं लेगा तो उसको भी हो सकता है। इंडेमिक एक क्वेश्चन पूछता है, इंडेमिक ग्वाइटर कौन सा इलाका जो है, कौन सा स्टेट है जहां पे ग्वाइटर जो है इंडेमिक ग्वाइटर कहलाता है? तो यहाँ पे एंडेमिक ग्वाइटर इस तरह से लिख सकते हैं, मणिपुर आंसर होगा। मणिपुर का जो इलाका है ये एंडेमिक ग्वाइटर एरिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए फ्लोरीन क्या है, ये भी क्या कहते हैं आपके बोन के लिए या मेनली दांतों के लिए जरूरी है। अब इसमें ये है, इसके बारे में ये कहा जाता है डबल एज स्वॉर्ड, दोधारी तलवार, यानी इसका एक्सेसिव अमाउंट या फिर डिफिशियंसी दोनों नुकसानदायक। वैसे जनरली सबका तो होता है भाई, लेकिन जब इसके बारे में कहा गया है, अब हो सकता है इतना इजी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ ले कि भाई किसके बारे में डबल एज शॉर्ट कहा जाता है, तो फ्लोरीन के बारे में कहा जाता है। किस में होता है मेनली? भाई सोर्स क्या है? पानी, जो जनरल पानी है उसके अंदर जो है ये फ्लोरीन होता है। कहीं कहीं का, हर जगह का इलाके का अलग अलग पानी का जो फ्लोरीन का कंटेंट देखते हैं कि जो एक हेल्दी मेंटेनेंस के लिए, बोन के हेल्दी मेंटेनेंस के लिए जितना फ्लोरीन चाहिए, अगर उससे ज़्यादा भी है तो नुकसानदायक है, और उससे अगर कम भी है तो वो भी नुकसानदायक है। अब ज़्यादा होता है तो क्या बोलेंगे, कम होता है? बताइए, ज़्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, या कम होगी तो क्या होगा? या तो फिर इसका पहले रेंज लिख लीजिए, कितना रेंज है? 0.5 से
0.8 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अब इसी को कहीं कहीं पे आपको 0.5 से 0.8 ppm लिखेगा, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ppm इक्वल टू मिलीग्राम पर डेसीलीटर, सॉरी पर लीटर, डेसीलीटर मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम पर लीटर को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, समझिए। तो कहीं पे आपको ppm भी लिखा आ सकता है, उससे कंफ्यूज मत कीजिए। ppm है, और अगर डेसीलीटर में है तो फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमेशा जो है ऐसा यूनिट का ख्याल रखिएगा, कोई किसी भी चीज, ये नहीं कि बिल्कुल हाँ तुरंत देखिए रट्टा वाला जैसे होता है तो तुरंत मार दिए, तो उसको थोड़ा सा एक पल के लिए देख लीजिए, उसको फिर कन्वर्ट कीजिए, तब उसके बाद ये कीजिए। ठीक है, अगर कम लेते हैं, डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, डिफिशियंसी में आपको डेंटल कैरीज होगा, मतलब दांत का सड़ना। अक्सर जो बच्चों में होता है ना डेंटल कैरीज, चॉकलेट वॉकलेट खाते हैं तो डेंटल कैरीज अगर हो रहा है तो समझिए कि डेफिशिएंसी, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, टूथ में क्या इफेक्ट होगा, डेंटल कैरीज होगा, समझ गए। और एक वर्ड आता है मॉटलिंग, मॉटलिंग, मॉटलिंग बोलते हैं कि जो मेनली जो दांत होता है, दांत के ऊपर में हॉरिजेंटल जो है एक पीले कलर का लाइन आ जाता है, देखे होंगे किसी किसी को आप। तो ये क्या होता है कि मेनली इंसाइजर टीथ जो सामने का है, कुछ इलाका है जैसे तनवीर बता रहा था वो सहरसा में, उसका पूरा सहरसा वाला जोन में ज़्यादातर मॉटलिंग मिलता है, वो एक पूरी कम्युनिटी का बता रहा था वो। तो कहीं कहीं पे ये होता है, इसका मतलब है कि वहाँ पे फ्लोरोसिस जो है, पानी में फ्लोरोसिस ज़्यादा है, तो इसके वजह से वो चीज़ वहाँ पे पाई जाती है, सबको पाई जा रही है। इसका मतलब है कि कॉमन सोर्स ऑफ वाटर है, ग्राउंड वाटर से ले रहा है अगर कोई मान ले तो इसको मॉटलिंग बोलते हैं। मॉटलिंग में क्या होता है कि मेनली जो आगे के दो दांत है, अपर जो इंसाइजर है, उसके ऊपर में जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइनिंग आपको देखने को मिलेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं आपको डेंटल फ्लोरोसिस, इसको बोलते हैं डेंटल फ्लोरोसिस। क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछ सकता है, डेंटल फ्लोरोसिस क्या है, डेंटल कैरीज है या फिर मॉटलिंग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जहां कहीं पे भी 1.5 मिलीग्राम पर लीटर या 1.5 ppm से ज्यादा अगर फ्लोरोसिस का पानी में कंसंट्रेशन है, तो वो एरिया को एंडेमिक एरिया घोषित किया जाता है, उस एरिया को एंडेमिक एरिया कंसीडर किया जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है इसी से रिलेटेड, नालगोंडा टेक्निक। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि नालगोंडा टेक्निक क्या है या किससे रिलेटेड है, तो आंसर इसका आपको ये होगा फ्लोरीन डिफ्लोरिनेशन, यानी पानी के अंदर फ्लोरीन की जो क्वांटिटी ज्यादा है तो उसको कम करना है, इस प्रोसेस को नालगोंडा टेक्निक बोलते हैं। तो क्या हो गया कि नालगोंडा टेक्निक किससे रिलेटेड है, फ्लोरीन से रिलेटेड है। तो फ्लोरीन में क्या करता है, यानी फ्लोरीन का जो एक्स्ट्रा जो फ्लोरीन है, जो नॉर्मल रेंज से ज्यादा है, उसके फ्लोरीन को कम करने के लिए जो टेक्निक अपनाई गई है उसको नालगोंडा टेक्निक कहते हैं। ये जो है नीरी ने डेवलप किया था। क्या है नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पे है, नागपुर। ठीक है, सिरप आता है नीरी तो सिरप है, एमएल कंपनी की है, अच्छी दवा है, सिरप टैबलेट दोनों आता है। और नीरी KFT के नाम से बनाया है कि वो मेनली रीनल फेल्योर के लिए, बहुत महंगी है, इतनी सी का 400 रुपये दाम, 200 में। तो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट,
कहाँ पे है? नागपुर में। क्या है टेक्निक? अब मान लिया डिटेल थोड़ा सा पूछ ले कि नालगोंडा टेक्निक, अगर उसमें क्या क्या होता है ये अगर पूछ ले तो उसमें भी आपको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इस टेक्निक के अंदर में क्या होता है कि सीरीज ऑफ एक्शंस होते हैं, कुछ सीरीज ऑफ एक्शंस होते हैं, उसके बिना पे जो है उसको नालगोंडा टेक्निक कहते हैं। उसमें कुछ चीजें यूज होती है। पहला क्या यूज होगा? लाइन, एलम। एलम क्या है? उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर। वैसे भी ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर भी, एलएम भी। तो ये तीनों, अब उसमें सीरीज पूछ लेगा कि भाई नालगोंडा टेक्निक्स में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं या क्या चीजें इस्तेमाल होती है। तो ये 3 चीज इस्तेमाल होती है। स्टेप क्या होता है? स्टेप में यानी सबसे पहले जो है आपका क्या करते हैं? फ्लक्चुएशन बोलते हैं। उसके बाद सेडिमेंटेशन, उसके बाद फिल्ट्रेशन। ये टेक्निक है। फ्लक्चुएशन क्या करते हैं? यानी इन सारी चीजों को मिला के खूब मिलाना है, मतलब एक झाग टाइप का बना के खूब उसको मंथन करना, जिसको बोलते हैं, उसको फ्लक्चुएशन कहते हैं। मंथन करने के बाद जब छोड़ देंगे तो जो सेडिमेंट होगा, जो उसके पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स धीरे धीरे तहनशीन होंगे। फिर उसके बाद फिल्टर कर लेते हैं। जो नीचे जो जम गया, ऊपर वाला पानी हटा लिए, वो पानी डिफ्लोरेटेड पानी है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए, बाकी ये फिल्ट्रेशन को फेंक दीजिए। तो यही टेक्निक जो है नालगोंडा टेक्निक होती है। एंडेमिक फ्लोरोसिस का हमने बताया कि 1.5 से ज्यादा होता है जहां पे, तो अब क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा स्टेट ऐसा है? तो वो आता है यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। ठीक है। मणिपुर में क्या बताया हमने? मणिपुर के लिए एंडेमिक ग्वाइटर। अब क्वेश्चन आएगा एंडेमिक ग्वाइटर कहाँ है? तो मणिपुर। अभी आगे पढ़ाएंगे एंडेमिक एसाइटिस, समझिए, वो मध्य प्रदेश में आएगा, तो अभी पढ़ाएंगे। तो एंडेमिक ग्वाइटर आपका मणिपुर आ गया। और ये क्या था? एंडेमिक फ्लोरोसिस। एंडेमिक फ्लोरोसिस जो है आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। एंडेमिक फ्लोरोसिस, फ्लोरीन से ही रिलेटेड नालगोंडा टेक्निक आ गया। उस टेक्निक में क्या क्या करते हैं? फ्लक्चुएशन करते हैं। चलिए अब आइए जिंक। इसकी मेनली जो है जिंक का क्या इस्तेमाल है? इम्यूनिटी को बढ़ाता है, समझिए। जिंक जो है ये कहते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बालों के लिए जरूरी है, स्किन के लिए जरूरी है। और जिंक का एक बेहतरीन यूज भी है, बताइए बच्चों में। जिंक का सिरप या टैबलेट देते हैं? जी सर। किसमें देते हैं? वेरी गुड। लूज मोशन में जिंक का टैबलेट आंख बंद करके दीजिए बच्चे को, 14 दिन तक देना आपको सिरप। क्यों दिया जाता है? हाँ? क्यों दिया जाता है? उसका क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होता है, तो उसके साथ में जो है जिंक का भी लॉस होता है। और जिंक जो है जब अपना लॉस हो जाएगा तो जो जो फंक्शंस है प्रोटीन के साथ, उसका साथ कुछ वो होता है, पूरी वो है, तो उसकी वजह से हाँ, वो कोई इंजाइम उसका कोई रोल है। जितने भी माइन्यूट जो भी ट्रेसेस वाले एलिमेंट्स है ना, उसकी कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स वो एंजाइम होगा, तो इसके वजह से जो है उसमें देते हैं। अब इसकी डेफिशिएंसी पूछ लेगा, डेफिशिएंसी के वजह जिंक डेफिशिएंसी में क्या क्या हो सकता है? क्या क्या होगा बताइए? ग्रोथ फेल्योर, ग्रोथ फेल्योर। इसके बाद सेक्सुअल इन्फेंटाइलिज्म, सेक्सुअल इन्फेंटाइलिज्म, कहीं कहीं पे स्टेरिलिटी भी बोलते हैं। स्टेरिलिटी यानी देर से जो है मैच्योर हो पाता है सेक्सुअल कैरेक्टर। इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी कम हो जाएगा। इम्पेयर्ड इम्यूनिटी। और एक चीज होता है
डिलेड, यहाँ पे लिख लीजिए डी फॉर डिलेड वाउंड हीलिंग। घाव के भरने के लिए भी जिंक जरूरी है। तो कटे फटे में भी किसी को आप जिंक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई ऐसा कहेगा कि घाव मेरा नहीं हील हो रहा है, तो अगर नॉन हीलिंग अल्सर है या वो है तो उसके लिए पहला अलार्मिंग सिग्नल कहाँ जाता है बताइए? डायबिटीज है, उसको वो कराएंगे। इसका एक यूज जो है डिक्रीज इंसुलिन सिंथेसिस, डिक्रीज इंसुलिन सिंथेसिस। अगर डिफिशियंसी हो जाएगा तो इंसुलिन सिंथेसिस भी जो इसमें कम हो जाता है, समझिए? एलोपेशिया, बाल का झड़ना, ये भी हो सकता है। एनीमिया भी हो सकता है। ये सब रिलेटेड है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लीवर डिजीज हो सकता है। मेन जो है इसका सेक्सुअल इन्फेंटिलिज्म पूछ लेता है, ग्रोथ पूछ लेता है, इंपेयर्ड इम्यूनिटी पूछ सकता है, वाउंड हीलिंग पूछ सकता है, या फिर डिक्रीज इंसुलिन सेंस। क्या कहते हैं, बेनिफिट ले रहे हैं आरओ सिस्टम वाले, कहते हैं कि हमारा जो वेसल्स है कॉपर का बना हुआ है, कॉपर के बर्तन में पानी रख के। हमारी यूनानी में एक बीमारी में स्पेशली इसको बताते हैं कि कॉपर के बॉल में पानी रख करके पीजिए। बताइए कौन सा है? बर्स के पेशेंट, जो सफेद दाग वाला पेशेंट है, उसको इसीलिए कहते हैं कि उसका अगर हम कॉपर सीरम, कॉपर का जो सीरम कॉपर करवाएंगे ना, या सीरम सेरुलोमिन शायद बोलते हैं इसको, सीरम कॉपर को कुछ ऐसा हम लोग करवाते थे, भूल गए, सीरम सेरुलोमिन और सीरम कॉपर। तो ये आप जो है ना कम होगा, ऐसे पेशेंट में देखा अक्सर गया है कि कम होता है। तो कॉपर इसी वजह से उसको कहते हैं कि कॉपर के बर्तन में 6-7 घंटे पानी रख करके उसके बाद पिया है। वैसे क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या है भाई? कॉपर जो है एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी इनहेंसर या इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, ठीक है? बहुत सारे प्रोटीन, कुछ प्रोटीन होते हैं, उसका एसेंशियल पार्ट होता है ये जो कॉपर जो है एसेंशियल पार्ट होता है उस प्रोटीन के, उसका जो है डीएनए सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। तो कॉपर ये भी बहुत जरूरी चीज है, इसकी डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। जनरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खाएंगे तो ये सब चीजें जो ट्रेसेस एलिमेंट से ज्यादातर जो है, आप अगर बैलेंस डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट में आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है, एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर डिफिशियंसी है या बीच बीच में आदमी को, आजकल तो ये सब चीजें कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सेलेनियम होगा, कोई भी मल्टीविटामिन लीजिए तो सब आजकल वो लोग डाल देते हैं इसके अंदर में। उसी तरह से एक आता है मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम इसका अगर एक्सेस क्वांटिटी बॉडी में जाता है तो बोनी डिफॉर्मिटीज होता है, बोनी डिफॉर्मिटीज होता है, यानी ज्यादा हो जाएगा मॉलिब्डेनम तो बोनी डिफॉर्मिटीज हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो ओएसोफिजियल कैंसर या और भी कई सारे कैंसर पैदा कर सकते हैं, ओएसोफिजियल कैंसर। एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम किसी को फास्फाइड, एल्यूमिनियम फास्फाइड अगर मिला देते हैं तो क्या, एल्यूमिनियम फास्फाइड क्या है मालूम है? या जिंक फास्फाइड नाम सुना है? नहीं, चूहे मारने वाली दवा जिंक फास्फाइड होती है। तो एल्यूमिनियम जो होती है ना, एल्यूमिनियम की डिफिशियंसी से जो अल्जीमर डिजीज के थोड़े बहुत, जिस तरह के अल्जीमर डिजीज में लक्षण आते हैं ना, सिम्टम्स आते हैं, वो भी इसमें आते हैं। क्या आते हैं अल्जीमर डिजीज में लक्षण, बताइए, कुछ आइडिया है? अल्जीमर डिजीज क्या होता है? भूलने क्या भूलता लॉस ऑफ
लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरी। अल्जाइमर डिजीज में जो क्या होता है, उसकी रिसेंट मेमोरी का लॉस होता है, लेकिन ओल्ड मेमोरी बहुत बहुत स्ट्रांग होती है। 50 साल पुरानी बात आपको बहुत इजीली बता देगा वो, लेकिन कल किया हुआ है, परसों किया हुआ वो नहीं बता पाएगा, भूल जाएगा, सामान रख के भूल जाएगा चीज़ों को। यानी रिसेंट मेमोरी का लॉस होता है अल्जाइमर डिजीज। पहचानने का यही तरीका है। कोई भी आपको अगर जनरली 40, 45, 50 के बाद होता है, कोई भी बड़ा बुढ़ा आपको यंग एज का लोग मिले तो अगर इस तरह से बोले कि डॉक्टर साहब देखिए ना, पुरानी बातें तो हमको सारी याद रहती हैं, जो पूछ लीजिए हम सब बता देंगे, लेकिन ये आजकल जो है इधर वाली नई वाली बातें हम नहीं बता पाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो बंदा जो है अल्जाइमर डिजीज का शिकार हो रहा है। ठीक है। डिमेंशिया मतलब हाँ, डिमेंशिया तो जनरली भूलने की, कोई भी चीज़ हो, पुरानी हो, जब नहीं भूलेगा तो पुरानी भी भूल जाता है। डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी होती है। ठीक है। अब आ जाइए न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड का, जो हमने बताया था मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है फूड का। मेन कंस्टिट्यूएंट सीरियल्स, यही तो है। आपके फूड का जो है मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, बल्क क्या है, सबसे ज्यादा क्या लेते हैं, सीरियल्स। क्या आता है सीरियल्स में? व्हीट हो गया, राइस हो गया, बाजरा हो गया, मिलेट, मेज, ये जो है ये सब आपको सीरियल्स में आता है। हमने सीरियल्स में आपको बताया था कि लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं। कौन से होते हैं बताइए सीरियल्स में? तो सीरियल्स में जो है आपको लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स ये पूछा जा सकता है, लाइसिन और थ्रियोनिन। लाइसिन एंड थ्रियोनिन, ये सब टिप ऑफ टंग होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। किसमें? सीरियल्स में। उसी तरह से मेज में क्या बताया था? मेज में कौन सा था? लाइसिन और ट्रिप्टोफान। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान। पल्स में क्या बताया था? हाँ हाँ, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। यही वजह से दाल को चावल के साथ मिला के खाते हैं। एक वजह ये भी है कि भाई इसकी उसमें से पूरी हो जाएगी, तो ये जो फूड को मिला के खाने का कंसेप्ट ये भी है। तो लिमिटिंग अमाइनो एसिड जो है सीरियल में लाइसिन और थ्रियोनिन है, मेज में है लाइसिन, ट्रिप्टोफान में है। ठीक है। उसी तरह से मेज में क्या है? एक्सेस अमाउंट मेज में क्या मिलता है? ल्यूसीन मिलता है।